हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने 2025 के क्वेश्चन पेपर के जो है 28 और 29 क्वेश्चन कर लिए थे। 29 के और का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। सेकंड पार्ट इसमें रह गया था, क्यूमीन टू फिनोल कन्वर्जन करनी है हमें, प्रिपरेशन करनी है फिनोल की फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन बोलते हैं। ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसका नाम होता है क्यूमीन। इसको हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं। आईयूपीएसी नेम इसका आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो जाएगा, क्यूमीन इसका कॉमन नेम हो जाएगा। इसको हॉक प्रोसेस भी बोलते हैं। अब ये कन्वर्जन को अब क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें ऑक्सीजन की एडिशन करनी है। जैसे ही इसमें ऑक्सीजन ऐड करोगे पेरोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। बेंजीन रिंग, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? एक कार्बन है, उसके ऊपर 2 CH3 है और एक और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की इंसर्शन हो जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास पेरोक्साइड। अब इस पेरोक्साइड में वाटर ऐड करोगे और वाटर से आएगा H पॉजिटिव आयन। अब देखो, एक तो ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला सेंटर, एक ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला सेंटर। ये वाला जो है ये OH ग्रुप फ्री है, तो ये क्या करेगा, इस H पॉजिटिव आयन को अपने साथ कंबाइन कर लेगा, अटैच कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। कार्बन के साथ CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ ये एक और OH2। अब ऑक्सीजन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या हो जाती है? हाईली अनस्टेबल हो जाती है। तो वो अनस्टेबल है तो ये क्या करेगी? रेडली यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके वाटर का रिमूवल हो जाएगा और वाटर का रिमूवल होगा तो इसका एक और ड्राइविंग, मतलब ये ड्राइविंग फोर्स बनेगा किसके लिए? फिनाइल शिफ्ट के लिए। ये रिंग इस कार्बन से हट के कहाँ चल जाएगी? ऑक्सीजन के पास। इसको बोलते हैं 1,3 फिनाइल शिफ्ट। अब फिनाइल शिफ्ट जब किया, 1,2 फिनाइल शिफ्ट, तो ये कार्बन का तो एक बॉन्ड कम हो गया, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये नीचे क्या है इसके पास? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग। बस बेंजीन रिंग को, फिनाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया कार्बन से ऑक्सीजन पे। 1,2 फिनाइल शिफ्ट इसको हम बोल देते हैं। अब ये बन गया कार्बोकेटायन। वाटर का जो रिमूवल हुआ था वो फिर से इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। रिएक्शंस में मैथमेटिक्स की तरह ही होता है कि जो चीज हम ऐड कर रहे हैं उसी का रिमूवल होगा, या जिस चीज को हमने रिमूव किया है उसका बाद में एडिशन होगा। अब ये वाटर का रिमूवल हो गया था तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? एडिशन ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल सेम उसी तरीके से अटैक करेगा। ऑक्सीजन एटम क्या करेगा? अपने लोन पेयर डोनेट करेगा इस कार्बन को। अब कार्बन को जब ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये ऐसे बन जाएगा CH3 CH3। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? एक और ऑक्सीजन। और उस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ी हुई है? फिनाइल रिंग। बेंजीन रिंग जब अकेले प्रेजेंट है, उसके ऊपर कोई भी और सब्सटेंट नहीं लगे हुए हैं, तो वो होगी बेंजीन। लेकिन अगर उस बेंजीन रिंग को हमने किसी और बड़ी चेन में अटैच कर दिया तो वहां उसका नाम आएगा फिनाइल रिंग। अब यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन फिर क्या करेगा? अब हमने वाटर का एडिशन तो कर दिया, अब हम दोबारा से वाटर का रिमूवल तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमने क्यों ये स्टेप किया। तो यहाँ पे अब जो स्टार्टिंग में हमने प्रोटोन ऐड किया था, अब वो प्रोटोन रिमूव होगा। यहाँ से एक प्रोटोन चला जाएगा, एक H पॉजिटिव आयन गया। यहाँ क्या बचेगा? CH3, इसके पास OH, फिर CH3 और ये ऑक्सीजन और ये फिनाइल रिंग। अब जिस प्रोटोन को इसने रिलीज किया है, इस ऑक्सीजन ने, उस प्रोटोन को कौन एक्सेप्ट करेगा? ये वाला ऑक्सीजन। ये वाला ऑक्सीजन एट द सेम टाइम इस प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा
ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन, कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? CH3, एक और CH3 और एक OH। अब लास्ट स्टेप में क्या करोगे? लास्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट और ये यहाँ पे शिफ्ट, पूरी रीअरेंजमेंट जब ये हो जाएगी, अब ये दोबारा से क्या हो गया? H पॉजिटिव आयन। देखो H पॉजिटिव आयन कितनी बार रिमूव हुआ? एक तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में ऐड किया था, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया था? रिमूव, फिर यहाँ पे फिर ऐड, और अब लास्ट ये रिमूव हो जाएगा, तो ये हमारे पास जनरेट हो जाएगा फिनोल। क्योंकि देखो ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये बन गया फिनोल। और ये ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ले लिए इस बॉन्ड से OH से, तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। ये है कंप्लीट रीअरेंजमेंट, इसका मैकेनिज्म अगर आप करना चाहते हो, लेकिन आपको लिखना है +2 लेवल के लिए अपने मैकेनिज्म फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको सिंपली 1 या 2 मार्क्स में ये रिएक्शन लिखना है, तो आपको कैसे लिखना है? पहले तो क्यूमीन लिखो, क्यूमीन लिखने के बाद क्या करना है? पहले तो क्यूमीन लिख दो, क्यूमीन लिखने के बाद ये वाला स्टेप करना है, और इसके बाद डायरेक्टली इसमें वाटर ऐड करके आपको क्या बना देना है? फिनोल प्लस कीटोन, ये बना देना है। ये इसके एंड प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट नहीं चेंज होंगे, क्योंकि क्यूमीन से यही प्रोडक्ट्स हमारे बनेंगे, एक तो बनेगा फिनोल और एक बनेगा प्रोपेनोन या एसीटोन जिसको बोलते हैं। ये मैकेनिज्म मैंने इसलिए लिखवाया ताकि आपको पता हो कि किस तरीके से ये रीअरेंजमेंट हुई है, किस कहाँ से कौन सा बॉन्ड अटैक किया। तो आपको सिंपली क्यूमीन लिखना है, पेरोक्साइड बनाना है, और पेरोक्साइड के बाद वाटर ऐड करके ये दो प्रोडक्ट बनाने हैं, इसको बोलते हैं फिनोल और इसको बोलते हैं प्रोपेनोन। ये हो गई हमारी कन्वर्शन किसकी? क्यूमीन की इनटू फिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड ए है जो हीट करने पे, किसके साथ हीट करने पे? एक्वस अमोनिया के साथ उसने एक कंपाउंड बनाया बी, और उस कंपाउंड बी को जब हम हीट करेंगे Br2 और KOH से, तो हमारे पास बनेगा कंपाउंड सी, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H7N। अब हमारे पास देखो कार्बन 6 दिया हुआ है, एक नाइट्रोजन दिया हुआ है, इट मीन्स ये एरोमेटिक कंपाउंड है नाइट्रोजन का, जिसमें 6 कार्बन है। तो यहां से हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमारे पास जो ये सी कंपाउंड है, इट इज एनिलीन। और इसकी जो श्योरिटी है किसकी, ये ही क्यों होगा? ये यहाँ पे देखो, ब्रोमीन और KOH के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं किसी कंपाउंड का, कौन से कंपाउंड का करते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं? हॉफमैन ब्रोमामाइड में यूज होता है, और बनता क्या है वहां पे? अमीन बनता है। इट मींस हमारे पास जो रिएक्टेंट ये बी नंबर का है वो कौन है? अमाइड, CONH2। क्योंकि जब CONH2 की रिडक्शन करोगे तभी जाके हमारे पास क्या बनेगा? अमीन बनेगा। तो यहाँ पे क्या ऐड किया हुआ इन्होंने? Br2KOH। दोबारा सुनो, C6H7N है। अब 6 कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो से पता चल जाता है कि एरोमेटिक है या नहीं है। 6 कार्बन, एक नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कहीं ना कहीं होगी। अब हाइड्रोजन कितने? 7, मतलब रिंग के पास 5 हाइड्रोजन है, और 2 हाइड्रोजन किसके पास है? हाइड्रोजन के पास। और एरोमेटिक अमीन है, एरोमेटिक अमीन हमने यही वाली पढ़ी है, एनिलीन ही पढ़ी है। तो एनिलीन बनाना है, और एनिलीन किससे बनेगा? यहाँ पे बीच में एक CO ग्रुप ऐड कर दो, क्योंकि Br2KOH से जब रिएक्शन करते हैं तो ये CO ग्रुप ही जाता है। मतलब ये हमारा क्या है? बी, और ये नाम क्या है इसका? बेंजामाइड। इस रिएक्शन का नाम क्या है? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसका नाम है एनिलीन। ये तो सी है हमारे पास, यहाँ पे सी कंपाउंड। अब ए जो था एक एरोमेटिक कंपाउंड था, वो भी जिसकी ट्रीटमेंट हमने एक्वस अमोनिया से की। मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जिसको सिर्फ एक्वस अमोनिया से ट्रीटमेंट करके, हीट करके हमारे पास ये बन गया अमाइड। मतलब वो क्या होगा?
अमोनिया ने वहां पे डिस्प्लेस किया किसको, OH ग्रुप को डिस्प्लेस किया होगा। इट मींस हमारे पास जो कंपाउंड ए है वो क्या होगा, बेंजोइक एसिड। इसकी ट्रीटमेंट की एक्वस NH3 से। प्रोडक्ट से देखना है, प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है कि कौन सा हमारा जो है प्रोडक्ट ये हो सकता है, कौन कौन से रिएक्टेंट यहाँ पे हो सकते हैं। NH3 के साथ जब एसिडिक करते हो तभी अमाइड बनता है। OH ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे NH2 ग्रुप आ जाएगा। और फिर उसकी जब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करते हो तब हमारे पास क्या बन जाता है, एनिलिन बन जाता है। ए का नाम है बेंजोइक एसिड, बी का नाम है बेंजामाइड और सी का नाम है एनिलिन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब इसका और पार्ट दिया हुआ है, और वाले पार्ट में दे रखा है कि व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी बनाया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 और उसके पास लोन पेयर। अब जिसके पास लोन पेयर होते हैं वो उसको डोनेट कर सकता है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस लोन पेयर डोनर। ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंस में हमारे पास ये रिएक्शंस होते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। जैसे मुझे एल्काइलेशन ही करना है, एल्काइल हैलाइड इसमें ऐड करना है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बीच में ये क्या लिखूंगी, यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 रिएजेंट जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होना है। अब बोरोन और एल्यूमिनियम के कंपाउंड क्या होते हैं, लुईस एसिड। ये लुईस बेस, ये लुईस एसिड, तो ये इसके साथ रिएक्ट करने की बजाय क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है लुईस बेस लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इन्हीं का ही सॉल्ट बन जाएगा। ऐसे सॉल्ट बन गया। हमें क्या बनाना था, हमें तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करनी थी, एल्काइलेशन करनी थी, लेकिन यहाँ एल्काइलेशन होने की बजाय क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। तो ये एनिलीन जो है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करेगा। एनिलीन बीइंग बेसिक reacts with anhydrous AlCl3, ये लुईस एसिड है। और यहां लिख देना बेसिक, कैसा वाला बेसिक है, ब्रैकेट में लिख देना लुईस बेस एंड फॉर्म्स सॉल्ट। तो सॉल्ट की फॉर्मेशन ये कर देगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होएगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा, उसकी बजाय क्या हो जाएगा, सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा एसिड का बेस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइल अमीन एंड एनिलीन। यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, एजो डाई टेस्ट, ये वाला टेस्ट हम कर सकते हैं। एजोडाई टेस्ट में क्या होता है, जो हमारे पास एरोमेटिक अमीन्स होती हैं, एरोमेटिक अमीन कौन सी है हमारी, एनिलीन है। एनिलीन रिएक्ट करेगी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ और क्योंकि एनिलीन क्या होती है, बेसिक होती है, यहाँ हमें पीएच रखनी होती है, कपलिंग रिएक्शन भी जिसको हम बोलते हैं, एजोडाइट टेस्ट को हम कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये बेसिक है, तो यहाँ पे पीएच कितनी रखोगे, एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक मीडियम रखोगे, 4 to 5 पीएच यहाँ पे रखोगे। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे ये N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। Cl यहाँ से क्या करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर N वाला बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये हमारे पास इंटर्न बन जाएगा N डबल बॉन्ड N, साथ में बेंजीन रिंग, और इसके पैरा पोजीशन पे क्या था, NH2। सिंपल है, देखो बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, वो नेगेटिव अटैक करेगा इस नाइट्रोजन पे, और ये डबल बॉन्ड में से ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये N डबल बॉन्ड N बन गया। इस ग्रुप को बोलते हैं एजो।
और ये एजोडाई है, इसका आईयूपीएसी नेम है पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये हमारे पास एजोडाई की फॉर्मेशन होती है। और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की डाई जो होती है वो कौन से कलर की होती है? येलो। अब एरोमेटिक अमीन तो ये डाई टेस्ट देगी, एजोडाई की फॉर्मेशन करेगी, लेकिन इथाइल अमीन हमारे पास क्या है? इथाइल अमीन है हमारे पास एलिफेटिक अमीन, और ये एलिफेटिक अमीन एजोडाई टेस्ट नहीं देगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एजोडाई टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइल अमीन एंड एलिनिन। एनिलिन अंडरगो दिस रिएक्शन और वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगी हमारी एजोडाई की। बट इथाइल अमीन इज एन एलिफेटिक अमीन, ये एलिफेटिक है ना, तो एलिफेटिक अमीन क्या करेगी? एजोडाई टेस्ट नहीं देगी। तो ये हम टेस्ट को यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन aromatic and aliphatic primary amines। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास C6H5N2 पॉजिटिव C2H5OH को इसमें ऐड करना है और ये रिएक्शन हमें बताना है क्या होगा। ये है हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड, और डाइजोनियम क्लोराइड का जब भी रिएक्शन करते हो अल्कोहल के साथ, ये अल्कोहल है C2H5OH, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जो नाइट्रोजन अपने एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाना है, नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, चौथा बॉन्ड बनाया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। रिएक्शन किसके साथ करना है? अल्कोहल के साथ। जब इसका रिएक्शन करोगे ये ग्रुप पूरा टूट जाएगा यहाँ से। जब ये पूरा टूट जाएगा तो हमारे पास बनेगी बेंजीन रिंग। याद रखना, एक होता है H3PO4 और एक होता है अल्कोहल। ये दो मॉलिक्यूल्स हम यूज कर सकते हैं, दो रिएजेंट्स हम यूज कर सकते हैं ताकि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है तो उसको रिमूव कर दें। एक इथेनॉल और एक H3PO4, इन दोनों को यूज कर। फिर उसके बाद नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N बना हुआ है, और यहां से क्या होगा? एक H जाएगी इसके पास और एक हमारा बन जाएगा CH3COH, एसिटाल्डिहाइड हमारे पास बन जाएगा। देखो यहां से कितने हाइड्रोजन कम हुए हैं? 6 हाइड्रोजन थे यहाँ, एक हाइड्रोजन किसके पास गया? ऑब्वियसली बात है बेंजीन रिंग के पास भी तो जाएगा ना एक हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ गया, एक यहाँ, और 4 ये कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास सेक्शन ई है। सेक्शन ई में क्योंकि हमने 31st और 32nd क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर लिए थे केस स्टडी, तो अब 33rd क्वेश्चन है हमारा सेक्शन ई का। फर्स्ट पार्ट, व्हाट आर फ्यूल सेल्स एंड राइट द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स ओवर अदर सेल्स। तो फ्यूल सेल्स क्या होते हैं? ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होती हैं जो केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल device which converts chemical energy directly into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल की बहुत सी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ना तो ये नॉइस पोल्यूशन करती, बहुत मिनिमल अमाउंट जो है, मिनिमल नॉइस इसमें से आती है। हाई इसकी एफिशिएंसी होती है, जीरो एमिशन होता है इनमें से, और कंटिन्यूअस पावर सोर्स इसको हम मानकर चलते हैं। बहुत कंटिन्यूअस पावर सप्लाई इसमें से हमें मिलती है। तो एडवांटेजेस, सबसे पहली एडवांटेज तो इसकी वही है, हाई एफिशिएंसी। जितने भी हमारे कंबशन इंजन्स होते हैं जिनमें हम फ्यूल को जला रहे हैं, उनसे 60% ज्यादा जो एनर्जी है हमें इनसे मिलती है, फ्यूल सेल से जो एनर्जी हमें मिलती है। दूसरी चीज, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है।
जिसको हम इको फ्रेंडली भी बोलते हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म में। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि इनमें से या तो लो या फिर ज़ीरो हार्मफुल एमिशंस होंगे। ज़ीरो हार्मफुल एमिशंस। क्योंकि इसमें जो बनते हैं हमारे पास, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, बाय प्रोडक्ट्स, वो कौन-कौन से होते हैं? ओनली वाटर एंड हीट। अब देखो, वाटर अगर बन रहा है किसी में रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट, वाटर तो नॉर्मल है और हीट नॉर्मल ही इसमें प्रोड्यूस होती है, तो वही बाय प्रोडक्ट है ना। तो इसमें कोई और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह कोई भी हार्मफुल गैसेस नहीं बन रही है। और तीसरी इसकी एडवांटेज है, ये कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देता है। कंटिन्यूअस पावर सप्लाई। जैसे हमारे पास बैटरीज वगैरह तो क्या होती है, जैसे सेकेंडरी सेल्स हैं जो हमारी बैटरीज, वो तो उनको तो रिचार्ज करना पड़ता है अगर उनकी चार्जिंग खत्म हो जाए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, एज लॉन्ग एज इसमें फ्यूल है तो वो चलता रहेगा, हमारे पास पावर सप्लाई देता रहेगा। और प्राइमरी सेल तो क्या होते हैं, जिनको हम बिल्कुल भी रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज किया तो खत्म। फिर उसके बाद क्वाइट ऑपरेशन है इसका, मतलब ये मिनिमल नॉइज प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस मिनिमल नॉइज। ठीक है। पांचवा, अब बच्चे ना इसमें पांचवा पॉइंट जो मैं लिखूंगी, बच्चे उसको सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी लिखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी सेल की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फ्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस सेल में। खाली फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड लिखोगे तो वो गलत होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, सेल को फ्लेक्सिबल बना के क्या करेंगे? हमारे पास तो फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी, मतलब इसमें हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नेचुरल गैस, मिथेनॉल, बायोगैस वगैरह कोई भी फ्यूल हम यूज कर सकते हैं। इट इज फ्यूल फ्लेक्सिबल, ये ध्यान रखना है। खाली फ्लेक्सिबल लिखोगे तो पॉइंट गलत होगा, फ्यूल फ्लेक्सिबल है ये। मतलब हम वी कैन यूज वेरियस फ्यूल्स लाइक बायोगैस यूज कर ली, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये यूज कर लिए, ये तो हमारा यूज हुआ था अपोलो स्पेसक्राफ्ट में। फिर इसके बाद मिथेनॉल इसमें यूज कर सकते हो, नेचुरल गैस इसमें यूज कर सकते हो। तो ये हमारे फ्लेक्सिबल है फ्यूल के अकॉर्डिंग्स में, तो ये फ्यूल फ्लेक्सिबल है। ठीक है। और इसकी जो मेंटेनेंस पावर होती है वो बहुत कम होती है, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, मेंटेनेंस पावर में कह रही हूँ, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इसकी वो बहुत कम है। मतलब इसमें मेंटेनेंस इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। तो ये मैंने काफी पॉइंट इसमें लिख दिए हैं, आप इनमें से कोई भी पॉइंट्स जो आपको इजी लगे, दो तीन पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो याद कर सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो 1 नंबर तो इसकी स्टेटमेंट का होगा, तो आपको 2-3 तो जो है इसके लिखने पड़ेंगे एडवांटेजेस, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे इसमें, वरना ऐसे ही 3 नंबर तो एग्जामिनर नहीं देगा। तो ये हो गया 33rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। Second part इसका है the conductivity of a 0.20 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Simon centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. पहली बात तो कंडक्टिविटी होती क्या है? कंडक्टिविटी होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं कापा से। थोड़ा सा डिजाइन वाला के बना लो। ठीक है। तो कापा कितना दिया हुआ है यहाँ पे? ये नहीं है कापा, कंडक्टिविटी तो इसकी है। ये मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी है 0.20 मोलर, कैपिटल एम लिखा हुआ है ना, तो कंसंट्रेशन दी हुई है। और कितनी दी हुई है ये? 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और हमें निकालने क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है ऐसे, कापा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय एम। एम इज मोलैरिटी, कापा इज कंडक्टिविटी एंड 1000 इज कांस्टेंट। तो कापा की वैल्यू कितनी है? 0.0248, साथ में है 1000 और ये दिया हुआ है 0.248।
20, यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओ, पॉइंट से हटाओगे ऊपर 100 और नीचे क्या आ जाएगा 10,000। 1000 से ये 1000 कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। डायरेक्टली 248 को 2 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा हमारे पास 124। 124 इसका यूनिट आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मोलर कंडक्टेंस का यूनिट होता है। यूनिट देखो कैसे निकाला है मैंने। अब मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, कापा 1000 डिवाइड बाय एम। कापा कितना है, मतलब कापा का यूनिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 तो कांस्टेंट है, उसका तो कोई यूनिट नहीं है, लेकिन मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। लीटर का सेंटीमीटर क्यूब के साथ रिलेशन होता है। लीटर इनवर्स क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब का इनवर्स। या डायरेक्टली देखो, लीटर ऊपर जाएगा, यहाँ से ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और लीटर और नीचे मोल। लीटर होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब और ये मोल इनवर्स नीचे से आ जाएगा। तो ये तो अब -1 + 3 कितना आएगा +2 और मोल नीचे से आया मोल इनवर्स। यहाँ से यूनिट हो गया क्लियर मोलर कंडक्टेंस का। ये कापा का यूनिट था, ये मोलैरिटी का यूनिट था। लीटर की सेंटीमीटर क्यूब में रिलेशन होती है, यूनिट कन्वर्जन आप पढ़ लेना। और ये मोल इनवर्स, ये हो गया हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कोरोजन को हमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कंसीडर करना है और उसके इक्वेशंस को लिखना है कि किस तरह से रस्ट की फॉर्मेशन होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में हमारे पास दो हाफ सेल्स होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, और जितने भी सेल्स के लिए एनोड कैथोड के रिएक्शन लिखोगे, एनोड पे हमारे पास हमेशा जो सॉलिड होता है, सॉलिड वो ही आयनाइज होएगा। जो सॉलिड है हमारे पास आयरन है, आयरन की रस्टिंग हो रही है, तो आयरन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके Fe+2 आयंस में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, कैथोड। कैथोड में क्या है, अब वाटर और ऑक्सीजन जो एयर है और मॉइस्चर है, उनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होना है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। पर यहाँ पे क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हैं, दो ही वाटर के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ऑड नंबर में है ये, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, 4 ऑक्सीजन एटम, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और ये चेंज हो जाएगा OH नेगेटिव आयन में। जब इसको बैलेंस करोगे ओवरऑल रिएक्शन को, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको। अब इसमें क्या होगा, ये Fe+2 आयंस इस OH नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेंगे, Fe+2 और OH नेगेटिव। कितने OH नेगेटिव चाहिए, ये +2 चार्ज है, इसके दो ही मॉलिक्यूल चाहिए OH नेगेटिव के, तो ये हमारे पास हो जाएगा FeOH ट्वाइस। फेरस हाइड्रोक्साइड ये बन जाएगा, और ये फेरस हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीडेशन कर लेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, FeOH जो ट्वाइस है, और ऑक्सीजन जब इसको अवेलेबल होगी, ऑक्सीजन और मॉइस्चर तो प्रेजेंट ही है एयर में, तो ये क्या करेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड ये बन जाएगा, एक ऑक्सीजन, 2, 3 और ये 6, ये बन जाएंगे हमारे पास। इसके भी 4 मॉलिक्यूल बैलेंस करके, इसके भी 4 मॉलिक्यूल बनेंगे और इसके भी 4 मॉलिक्यूल बनेंगे। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं कंप्लीट देख के कि हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, लेकिन इस तरफ कितने हैं, 4, 5, 6, 6 हाइड्रोजन है, और 6 हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। अब ये भी हो गए हाइड्रोजन 8 और ये 4, 12, और यहाँ पे भी कितने हो गए 12, उस हिसाब से बैलेंस करना है। अब यही फेरिक हाइड्रोक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, रस्ट में। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या बना देता है, रस्ट बना देता है, Fe2O3X H2। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है और उसमें हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। सेल रिएक्शन दे रखा है, Fe+3 चेंज हो रहा है Fe+2 में और I नेगेटिव चेंज हो रहा है आयोडीन में। पहली बात तो यहाँ पे N की वैल्यू निकालनी है। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, del G नोट
माइनस NF E नॉट ऑफ सेल। जब E नॉट ऑफ सेल गिवन हो तब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और अगर कांस्टेंट निकालना है तो उसके लिए माइनस RT ln Kc हो जाएगा, जो कांस्टेंट निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका चार्ज पूरा टोटल इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे और उससे देखोगे 2 into 3 कितना होएगा 6, पूरा चार्ज इसका पॉजिटिव आयन का, एक Fe+3 का चार्ज कितना हो गया +3, 2 की वजह से कितना चार्ज आएगा +6। यहाँ पे देखो 2 Fe+2 में तो चार्ज कितना है 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है, यानी ये हो गई रिडक्शन बाय 2। और मॉलिक्यूल जब दिया होता है हमें डायटोमिक मॉलिक्यूल, उसका चार्ज होता है 0। 2 into -1 कितना है -2, यहाँ चार्ज 0, तो ऑक्सीडेशन भी कितने से है ऑक्सीडेशन बाय 2। अगर ये नंबर बैलेंस ना होता तो हमें मल्टीप्लाई करने पड़ता है इनको सुइटेबल नंबर से, लेकिन यहाँ ये बैलेंस्ड है, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 आ गई। F इज फैराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम पर मोल के हिसाब से, और E नॉट ऑफ सेल हमें गिवन ही है, वो कितना दिया हुआ है 0.236 वोल्ट। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, डेल G नोट कितना आएगा -2, F की वैल्यू 96500 और E नोट की वैल्यू 0.236, पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 1000, 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल, 2 into 5 कर दोगे 5 193, और 193 को जब 236 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 45548 जूल पर मोल में आंसर आएगा। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करना है, तो ये बन जाएगा 45.548 किलो जूल पर मोल। उसके बाद करते हैं 35th क्वेश्चन। अब 35th क्वेश्चन से पहले 34th क्वेश्चन था, वो तो स्लाइड्स की हेल्प से ही होगा कंप्लीट, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कंप्लीट। अब 35th क्वेश्चन में हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में हमें ये रिएक्शन को कंप्लीट करना है और ए बी सी जो भी फॉर्म्ड हुए हैं इस रिएक्शन में वो बताने हैं। और वाले जो इसके पार्ट हैं इस क्वेश्चन के वो भी स्लाइड्स की हेल्प से ही कराऊंगी मैं। अब इसमें देखो, ये रिएक्शन में फर्स्ट पार्ट इसको भूल जाओ, NO2 है यहाँ पे, हमारे पास क्या दिया हुआ है हेलो एरीन दिया हुआ है, और हेलो एरीन में हम ऐड कर रहे हैं मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हेलो एल्केन हो चाहे हेलो एरीन हो, उसमें जब हम मैग्नीशियम ऐड करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास बनता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। सब्सटेंट क्या लगा हुआ है, कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, उस पर फोकस नहीं करना है, हमें सिंपली अपना मेन रिएक्शन देखना है कि हो क्या रहा है। जब भी मैग्नीशियम ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास बन जाएगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट की पहचान क्या है RMgX, यहाँ RMgBr बन जाएगा, R मीन्स फिनाइल रिंग। फिर इसमें ऐड करनी है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ये A ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करोगे ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या करेगी, ये मैग्नीशियम से भी बहुत आगे है, ये क्या करेगी अब मैग्नीशियम को भी साइड में करेगी और खुद यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगी, तो ये बनेगा यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ CO नेगेटिव MgBr पॉजिटिव सेपरेट हो गया और NO2 इसके साथ अटैच। और लास्ट स्टेप है हाइड्रोलिसिस करोगे H3O पॉजिटिव आयन की जो एडिशन करोगे, तो वाटर की एडिशन जब करते हो यहाँ पे CO नेगेटिव के साथ कौन जुड़ेगा H, और MgBr के साथ कौन जुड़ेगा OH। वाटर के दो पार्ट्स है ना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H कहाँ जुड़ेगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारे पास बन जाएगा COOH। मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप, इसका IUPAC नेम लिखना चाहो तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और MgOHBr तो ये ऐसे ही सेपरेट होता है हर ग्रिगनार्ड रिएजेंट के रिएक्शन में, बस जहां से मैग्नीशियम का बॉन्ड टूटता है वहां पे कौन सा ग्रुप लग जाएगा OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं।
अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि एसिटिक एसिड और फ्लोरोएसिटिक एसिड में से कौन ज्यादा एसिडिक है, एक्सप्लेन करो। अब देखो, कोई भी एसिड या बेस कब स्ट्रॉन्ग होगी, कब वो ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक होगी, जब उसका कंजुगेट पार्ट जो है स्टेबल होगा। अब देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड ने जब अपना प्रोटॉन रिलीज किया, एसिड कब बोलेंगे हम किसी चीज को, जब अपने अंदर से वो प्रोटॉन को डोनेट करेगी, नॉर्मल एसिड, लुईस एसिड या लुईस बेस नहीं, ये बन जाएगा CH3 CO नेगेटिव। फिर दूसरा क्या है हमारे पास, फ्लोरोएसिटिक एसिड, इसमें से जब प्रोटॉन का रिमूवल होगा, लोन पेयर इसके पास है ही, देखो चार वैसे होते हैं नॉर्मल स्टेट में, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लिए तो इसके पास तीन मतलब चार इलेक्ट्रॉन पहले से ही होते हैं इसके पास फ्री स्टेट में, लेकिन अगर इसमें एक और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, मतलब 3 लोन पेयर। तो ये H पॉजिटिव यहाँ पे बन जाएगा FCH2 CO और ये O नेगेटिव। ये इसका कंजुगेट बेस है एसिटिक एसिड का, और ये कंजुगेट बेस है फ्लोरो एसिटिक एसिड का। अब ये देखो, जो ये कंजुगेट बेस है एसिटिक एसिड का, ये डीस्टेबलाइज हो रहा है क्योंकि इसमें है CH3 ग्रुप, जो प्लस आई इफेक्ट से क्या करती जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती जा रही है। इसको तो स्टेबलाइज कर नहीं रही है कि ये अपने नेगेटिव चार्ज को कम कर दे, डिस्पर्स कर दे, उल्टा और नेगेटिव चार्ज ये इंटेंसिफाई करती जा रही है बाय प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई इफेक्ट से ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इंक्रीज कर रही है। ये एक नॉर्मल सा रूल है, याद रखना। अगर किसी स्पीशीज पे, किसी मॉलिक्यूल पे पहले से ही कोई चार्ज है, इधर पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब या तो उस स्पीशीज पे कोई पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, अगर कोई ग्रुप आके उस चार्ज को बैलेंस करने लगे, कम करने लगे, उस नेगेटिव चार्ज को या उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने लगे, तो वो उसको क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल आके, कोई सब्सटेंट आके उस चार्ज को और ज्यादा बढ़ाता जाए, चाहे नेगेटिव को बढ़ा रहा है, नेगेटिव है अगर नेगेटिव को बढ़ा रहा है, और अगर यहाँ पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव को बढ़ा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, डीस्टेबलाइज उसको कर रहा है। द कार्बोक्सिलेट आयन formed after the removal of H positive ion is destabilized due to plus I effect of CH3 group। CH3 ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है, उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, डीस्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन जो कार्बोक्सिलेट आयन है हमारे पास फ्लोरोएसिटिक एसिड का, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, फ्लोरो ग्रुप, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो ये वाला भी चार्ज क्या हो जाएगा, स्टेबिलाईज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट। तो ये जो कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड, फ्लोरोएसिटिक एसिड स्टेबिलाइज्ड ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन एटम। जब ये ज्यादा क्या हो गया, स्टेबिलाईज हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस इट इज a stronger acid than acetic acid। मतलब अगर यहाँ पे
इसकी जगह एफ की जगह कोई और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो ये और ज्यादा क्या हो जाती है एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में अनस्टेबल। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलाईज करते हैं नेगेटिव चार्ज को, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको डिस्टेबिलाईज करते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 रह गया बस हमारा। 34 में और वाला पार्ट भी है, और 35th क्वेश्चन के जो 2 और पार्ट है, क्योंकि इस पेपर में आप चेक करना जो 35th क्वेश्चन है उसमें 2 बार जो है चॉइस दी हुई है। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे अब रह गए हैं। होपफुली जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इस पेपर की लास्ट वीडियो होगी। फिर उसके बाद हम करेंगे 2026 का सैंपल पेपर जो बोर्ड ने साइट पे डाला हुआ है। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।